Hello everyone, I hope you all are well and today we are going to study laws of motion, गति के नियम। तो सबको पता ही है ना, फिर भी दोबारा रिवाइज करना है अपने को। तो क्या थे लॉज ऑफ मोशन? 3 नियम है बेसिकली। कितने नियम है? 3 लॉज है। एक तो फर्स्ट लॉ है, सेकंड है और थर्ड है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इस जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने बेसिकली, फिर न्यूटन ने मॉडिफिकेशन किया बाद में, वो बात की बात है। तो इसे गैलीलियो का नियम बोलते हैं। क्या है इसका मतलब? क्या हुआ? फिजिकल मीनिंग क्या निकला इसका? इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी और स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि वो एक्सटर्नल फोर्स से एपिल्ड ना हो, जब तक कि उस पर कोई भार बल आरोपित न किया जाए। अब देखो, जड़त्व इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया होता क्या है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, उसमें मास होता है, तो उसकी वजह से वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। तो वस्तु की जो प्रॉपर्टी है, गुण है, इसको क्या बोलते हैं अपन? जड़त्व बोलते हैं, है ना। जैसे हमने बताया, किसका मापक होता है? वस्तु के द्रव्यमान का। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी कम होगा। ठीक है। जड़त्व का ना तो कोई मात्रक है और न ही कोई विमा है। द्रव्यमान का तो है लेकिन जड़त्व का नहीं है। इनर्शिया एक कॉन्सेप्ट है। क्या है? कॉन्सेप्ट है। कोई फिजिकल इसका वो नहीं है, डायमेंशन वगैरह नहीं है, इसकी यूनिट भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है। डायमेंशन किसकी है? इसकी है, लेकिन इसकी नहीं है। अब देखो, जड़त्व के नियम को भी अपन फर्दर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम, गतिशील अवस्था में जड़त्व का नियम और दिशा में जड़त्व का नियम। तो स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम क्या बोलता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई भार बल आरोपित न किया जाए। कोई रोड है तो वो रखी हुई है तो रखी हुई रहेगी जब तक कि उसको भार बल से हटाया नहीं जाए। जैसे घोड़े का चंग चलने पर घुड़सवार का पीछे की ओर लुढ़क जाना। बस में बैठते हैं अपन और बस अचानक से चलती है तो क्या होता है? हम पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। क्यों मुड़ जाते हैं पीछे की तरफ? क्योंकि हमारे जो ये पैर थे ये तो बस के संपर्क में थे, ये तो गतिशील कर गए, लेकिन हमारी अपर बॉडी जो थी वो स्थिर अवस्था में थी और वो अभी भी स्थिर अवस्था में रहना ही चाहती है। इसलिए बस आगे जाएगी तो बॉडी पीछे जाएगी। कंबल को पीटने पर भी धूल के कण स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेंगे, लेकिन डंडे से मारने पे कंबल आगे चला जाएगा, इसलिए धूल के कण वहीं पे गिर जाएंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल है, गत्ते खींचने पर उस पर का सिक्के का और सिक्के का गिर जाना, टहनी को झटका देना, फलों का टूटना, पत्थर लगने पर कांच का तड़क जाना, जबकि गोली लगने पर कांच में छेद हो जाता है। समझ में आ रही है बात? क्यों हो जाता है छेद? बताओ। जब गोली लगेगी ना, गोली क्या लगेगी? गोली लगेगी तो जहाँ पे गोली लगेगी उस स्थान के कण एक साथ उस समय गतिशील अवस्था में आ जाएंगे तेजी से, इसलिए वो टूट के निकल जाएंगे। लेकिन बाकी कांच की जो बॉडी है वो अभी भी स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगी। दूसरा जो गतिशील अवस्था में जड़त्व का नियम, तो क्या है? यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक इस पर भार बल न लगे। जैसे अचानक ब्रेक लगने पर बस में बैठे यात्री का पीछे की ओर झुक जाना, चलती हुई बस से कूदने पर यात्री का गिर जाना। क्यों? कि जैसे यात्री कूदेगा, है ना, तो उसके पैर तो संपर्क में आ जाएंगे किसके? धरातल के, पृथ्वी के, इसलिए पैर तो रुक जाएंगे, लेकिन जो उसकी अपर बॉडी है ना, ऊपरी उसका शरीर है, वो भी बस के साथ साथ गति की दिशा में रहने का प्रयास करेगा, इसलिए वो मुंह के बल गिरेगा। गेंद पकड़ने पर पहले गेंदबाज का तेज दौड़ते हुए आना ताकि मोमेंटम मिल जाए उसको, और जो उसका गेंद है उसको सर्टेन गति मिल जाए। लंबी कूदने से पहले अगर दौड़ते हुए आना। देखो, दिशा का जड़त्व। कौन सा जड़त्व? दिशा का जड़त्व क्या है? जिस दिशा में गतिशील होती है उसी दिशा में गतिशील रहने का प्रयास होता है। ये अपनों ने पढ़ लिया है। जैसे यहाँ पे पत्थर टूटा तो इस दिशा में जाने का प्रयास करेगा, यहाँ पे टूटा तो इस दिशा में, यहाँ पे टूटा तो इस दिशा में, यहाँ टूटा तो इस दिशा में, यहाँ टूटा तो इस दिशा में। वाहन के वृत्ताकार मोड़ में घूमने पर यात्रियों का बाहर की ओर बल लगाना। जब किसी पिंड को डोरी से बांधकर वृत्ताकार पथ में घूमता है, डोरी के टूटने पर पिंड स्पर्शक दिश गति करता है। बताया ना इससे। टायर के कीचड़ में फंसने तक टायर के घूमने से कीचड़ कण स्पर्श की दिशा में गति करते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है। देखो, डोरी कहाँ से टूटेगी?
तो ये कोई बॉक्स है अपना जिसका द्रव्यमान m है, ये A B C D बिंदु है। तो यहाँ दो कंडीशन है, जब धीरे धीरे खींचेगा, धीरे धीरे कैसे, तो धीरे धीरे खींचने पर क्या होगा, ये जो तनाव यहाँ है ना, वो तनाव धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे खींचने पर डोरी पहले ए बी भाग से टूटेगी, लेकिन अगर तेज़ी से खींचे, कहाँ से खींचे, तेज़ी से, तो तनाव यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो, उससे पहले डोरी का तनाव अधिकतम हो जाएगा और डोरी टूट जाएगी सी डी भाग से। देख लो, स्थिर अवस्था में लड़तों का नियम से विरावस्था में रहना चाहता है तो झटका देने पर ऊपरी भाग में तनाव पहुँचने से पहले डोरी टूट जाएगी, स्थिर अवस्था में लड़ते के नियम की वजह से। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक डबल डेकर बस है, ऊपरी सीट पर बड़ा भाई बैठा है, नीचे बैठे छोटे भाई के हाथ में गेंद गिरानी है, तो गेंद गिरेगी जब बस नियत वेग से गतिशील होगा, क्या होगा, त्वरण है ही नहीं तो बल लगेगा ही नहीं, तो कहाँ गिरेगी, इसके छोटे भाई के हाथ में गिरेगी, ये छोटे भाई के हाथ में गिर जाएगी। अगर v कांस्टेंट है तो त्वरण 0 है। तो जब बस त्वरित गति कर रही है तो बस तो कहाँ कर रही है, आगे, जैसे ये हवा में छोड़ेगा तो बस तो कहाँ निकल जाएगी, आगे, ये भाई भी कहाँ निकल जाएगा, आगे, और गेंद गिरेगी इसके पीछे। लेकिन अगर ब्रेक लग रहा है, बस मंदन हो रहा है, मंदन हो रहा है, बस धीरे धीरे करके रुक रही है, तो गेंद छोड़ेगा, ये दोनों रह जाएंगे पीछे, इसलिए गेंद गिरेगी इसके आगे। तो अब है न्यूटन गति का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिस नियमानुसार आरोपित बाह्य बल का मान संवेग में परिवर्तन दर के समानुपाती होता है। आरोपित बाह्य बल का मान संवेग p में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। और संवेग क्या होता है, mv होता है संवेग, द्रव्यमान गुणा वेग। तो एफ पर इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा का आया कि dp/dt, और अपन मान लेते हैं आइडियल कंडीशन में कांस्टेंट का मान 1, तो एफ एक्सटर्नल बराबर dp/dt। अब तो p बराबर mv, तो mv का अवकलन होएगा, तो एक बार m बाहर ले लिया तो dv/dt, एक बार v बाहर ले लिया तो dm/dt। अब देखो जब m नियत है तो क्या होगा, m नियत है तो v जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, v कांस्टेंट नहीं रहेगा तो dv/dt 0 हो जाएगा, सॉरी dm/m कांस्टेंट, अच्छा m कांस्टेंट है ना, तो जो कांस्टेंट राशि होती है उसका अवकलन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए dm/dt 0, तो बचेगा क्या, mdv/dt। और इसको क्या बोलते हैं, त्वरण। और अगर v कांस्टेंट हो तो त्वरण कितना हो जाएगा, 0। फिर आएगा v dm/dt, किसमें, रॉकेट में, किसमें लगता है, ये रॉकेट में लगता है। ये रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम में F बराबर v dm/dt, क्यों, क्योंकि गैस बाहर आती है dm/dt किलोग्राम पर सेकंड से, जो कि ईंधन के चलने की दर है ना। अब ये क्या है, ये चक्की का कोई सा पट्टा है, इस चक्की के पट्टे पे गेहूँ आ रहे हैं, तो इसका अपने को बल निकालना है, कितना बल लगेगा, तो यहाँ पे परिवर्तन क्या हो रहा है, द्रव्यमान पर सेकंड में बदलाव हो रहा है, हर सेकंड पट्टे पर गिरने वाला द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पट्टे का वेग क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या लगेगा, F बराबर v dm/dt लगेगा। अब रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कॉलम बोलते हैं इसको, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का कुल रेखीय संवेग क्या रहता है, नियत रहता है, यही संवेग संरक्षण का नियम है। देखो एफ एक्सटर्नल बराबर dp/dt, अब एक्सटर्नल का मान कितना है, 0, इसलिए dp/dt भी 0, मीन्स क्या हो जाएगा, p क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। किसी भी राशि का समय के सापेक्ष परिवर्तन 0 हो रहा है, मतलब वो समय के सापेक्ष क्या है, नियत है। मतलब क्या हुआ यहाँ से, पी एफ फाइनल और इनिशियल, प्रारंभिक और अंतिम का अंतर कितना हो गया, नियत हो गया, मतलब प्रारंभिक और अंतिम संवेग बराबर हो गया। पी को किससे लिखते हैं, एम वी से, मीन्स क्या हो गया, m1v1 बराबर m2v2। इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, एक और तरीके से कि p बराबर कॉन्स्टेंट मीन्स mv बराबर कॉन्स्टेंट मीन्स m बराबर कॉन्स्टेंट बाई v मीन्स m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v।
मतलब एम व्युत्क्रमपाती है वेग के, ये एम व्युत्क्रमपाती है वेग के। मतलब क्या हुआ, एम बढ़ेगा तो वी घट जाएगा, एम बढ़ेगा तो वी घट जाएगा, और वी बढ़ेगा तो एम घट जाएगा। ठीक है, आगे देखो इसके एग्जांपल्स क्या है। ये रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। किसका नियम है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। देखो बंदूक गोली निकाल, इसका एग्जांपल है बॉम्ब ब्लास्टिंग वेपन सिस्टम ऑल कोलिजन्स। अभी छोटी सी बात और ध्यान देने योग्य बात है अपने पास क्या है, हम जानते हैं गति ऊर्जा क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अब देखो ये वाला कब लगा सकते हैं, द्रव्यमान तो पहले से नियत होता है, जब वी नियत होगा तो अपन लगाएंगे ये वाला। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि संवेग नियत है, क्या नियत है, संवेग, तो इस फॉर्मूला में संवेग नहीं है, अपने को संवेग वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो क्या रख दो, सॉरी, क्या रख दो, एम वी को पी रख दो, पी बराबर एम वी रख दो, तो एक एम वी तो यहाँ से हो गया, मतलब पी यहाँ से हो गया, और एक ए वी बराबर पी बाई एम निकलेगा, पी बराबर एम वी से ये वी बराबर पी बाई एम रख दो यहाँ पे, पी स्क्वायर अपॉन 2m। कब, जब पी नियत हो, मतलब क्या होगा, जब पी नियत हो तो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के व्युत्क्रमपाती हो जाएगी, गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के व्युत्क्रमपाती हो जाएगी। और जब पी नियत हो तो एक और फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी गुणा वी, मतलब इस वाली कंडीशन में गतिज ऊर्जा वेग के समानुपाती होगी। क्या लिखा है मैंने, जो राशि नियत है उसका सूत्र में होना बहुत जरूरी है, तभी वो सूत्र लगा पाएंगे, लगा ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रही बात, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो एग्जाम्पल कैसे होंगे। तो ये कोई अपनी गन है, ये इसकी बुलेट है, इसका कैपिटल एम मास है द्रव्यमान, और वी इसका वेग है, इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, इसका वेग स्मॉल वी है। क्या करना है अपने को, बंदूक गोली निकाय के लिए संवेग संरक्षण का नियम लगाना है। तो क्या करेंगे अपन क्या होता है संरक्षण का नियम, कि संवेग क्या होता है, नियत होता है, मतलब कि जितना पी एफ होगा उतना ही पी आई होगा। प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, प्रारंभिक कितना है 0, तो अंतिम में कितना होगा 0, अंतिम में क्या होगा, अंतिम में 2 संवेग है, एक तो बंदूक का और एक गोली का। तो यहाँ से देंगे तो क्या होगा, एम वी, और इधर ले जाएंगे माइनस एम वी, तो यहाँ से कैपिटल वी, मतलब बंदूक का वेग कितना निकलेगा, माइनस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम गुणा स्मॉल वी। अब माइनस साइन आ रहा, मतलब क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है, क्या बता रहा है, दिशा। मतलब क्या हुआ कि जिस दिशा में बंदूक जाएगी गोली उसके विपरीत, या जिस दिशा में गोली जाएगी बंदूक उसके विपरीत दिशा में गति करेगी। याद रखने का क्या तरीका है कि बंदूक का वेग माइनस संवेग माइनस होगा गोली के संवेग के। ठीक है, देखो क्वेश्चन, जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो इस स्थिति में किसका संवेग ज़्यादा हो, गोली का होगा, बंदूक का होगा, गोली का गतिज ऊर्जा है ना, दो चीज़ है, एक तो संवेग और एक गतिज ऊर्जा। अपने को पता है कि बंदूक, बुलेट और गन में क्या लगता है, संवेग संरक्षण का नियम लगता है, इन दोनों का संवेग क्या रहता है, बराबर बराबर, क्यों कि कुल संवेग क्या रहता है, नियत। इसे दोनों का संवेग बराबर बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन भी गलत। अब क्या फॉर्मूला अपने पास, किसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो पढ़ के आए अपन की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये तो हो गया नियत, मतलब गतिज ऊर्जा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई द्रव्यमान के, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, गोली का द्रव्यमान कम इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा। देखो अब की बार इसने मास दे दिया, बंदूक का 2.5 किलोग्राम, गोली का 50 ग्राम। तो जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो इस स्थिति में ज्ञात करो बंदूक तथा गोली का संवेग, संवेग क्या होगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड पूछे, अगर साइन के साथ पूछे तो -1:1 है ना, पी गन बराबर -P बुलेट, इसको इसके नीचे भेजो क्या आएगा, -1 आएगा। बंदूक तथा गोली के संवेग का अनुपात, वेग का अनुपात, वेग का अनुपात तो हमने निकाला है, अभी निकाला थोड़ी देर पहले, क्या था, क्या था वेग का अनुपात, कैपिटल V बराबर
स्मॉल एम बटे कैपिटल एम गुना स्मॉल वी। देखो ये रहा फॉर्मूला, ये पी गन बराबर पी बुलेट, दोनों का अनुपात -1, रेशियो ऑफ वेलोसिटी अपने को पता है कि दोनों का समय कैसे है, बराबर बराबर, इसलिए कैपिटल एम बी बराबर माइनस स्मॉल एम बी। ये बंदूक और ये गोली ये रही, तो यहाँ से कैपिटल वी अपन स्मॉल वी, वेगों का अनुपात, वेग का अनुपात निकाल रहे हैं, तो क्या होगा कैपिटल वी अपन स्मॉल वी बराबर स्मॉल एम अपन कैपिटल एम। समझ में आ रही है बात। तो कैपिटल वी अपन स्मॉल वी बराबर बंदूक का द्रव्यमान 50 ग्राम, तो 2.5 किलो को 50 ग्राम में बदलेंगे तो 1000 गुना करेंगे तो 2500 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो -5 × 5 = 25, 1/50। ठीक है। अब देखो गतिज ऊर्जा क्या होगी, p²/2m। गतिज ऊर्जा का मतलब संवेग क्या है, नियत है, इस गतिज ऊर्जा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एम के। इसलिए गतिज ऊर्जा क्या होगी, गन बुलेट सिस्टम के हिसाब से स्मॉल एम बटे कैपिटल एम, स्मॉल एम 50 ग्राम 2500 ग्राम, रख दो दोनों का मान, तो 1/50। ठीक है। ये तो कांस्टेंट हो गया, मतलब गतिज ऊर्जा सीधे किसके संबंध है, द्रव्यमान के। इसलिए यहाँ गन है तो यहाँ गन का द्रव्यमान नीचे, नीचे बुलेट है तो ऊपर जाएगा बुलेट। क्यों, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। कैसे समझ है, व्युत्क्रमानुपाती उल्टा है। ये बात समझ में। अब देखो बॉम्ब ब्लास्टिंग में क्या होता है, यदि बॉम्ब ब्लास्टिंग वाली स्थिति में बम के 2 ऐसे टुकड़े होते हैं तो विस्फोट होने से बाद सभी टुकड़ों का संवेग परिणाम पहले संवेग के बराबर हो जाएगा। ठीक है। वही संवेग संरक्षण का नियम, जब बम पड़ा हुआ होता है तो कुल संवेग 0 होता है, या जितना होगा उसको संवेग दिया हुआ है पहले से, तो वो और फाइनल भी कितना होगा उतना ही होगा। कोई बम था 1 2 3 टुकड़ों में टूटा, जो पहले संवेग था वही बाद में संवेग हो जाए। क्वेश्चन क्या है, ये रहा 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक परमाणु बम 1:3 में टूटा, समान द्रव्यमान वाले ये दोनों 1 वाले 10 मीटर पर सेकंड में एक समान चाल से एक दूसरे के लंबवत गति कर गए, तो तीसरे टुकड़े का संवेग और वेग ज्ञात करो। ठीक है। 1:1:3 में, तो अपने को अनुपात निकालना था, m1 क्या निकलेगा, ये 1 बटे टोटल 3 और 1 4 और 1 5, और कुल कितना दिया 10 किलोग्राम, तो ये 5 दूनी 10, पहला टुकड़ा 2 किलोग्राम, दूसरा भी 1 है इसलिए इसका 2 किलोग्राम, तीसरा कितना निकलेगा, तीसरे का अनुपात 3, कुल अनुपात 5, कुल 10, 5 दूनी 10, 2 तिया 6 किलोग्राम, ऐसा निकालना है इसको। अब देखो ये मान लिया, ये 2 किलोग्राम का पिंड, ये भी 2 किलोग्राम का पिंड। अब ये दोनों, ये देखो इसका 10 मीटर पर सेकंड, इसका भी 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका संवेग निकला -20 आई के गुणा करने पे, और इसका निकला 2 दूनी 20 जे के, है ना, ये इधर जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। अब क्या पूछ रहा है वो, तीसरा ये जो है इसका कितना निकलेगा, तो अपने को पता है प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। प्रारंभिक संवेग कितना है 0, क्योंकि बम ब्लास्ट ही नहीं हुआ था, पड़ा हुआ था, तो कोई बाहर बल तो था नहीं, इसलिए प्रारंभिक संवेग कितना था 0, इसलिए बाद में भी कितना होना चाहिए 0। तो P3 का मान क्या निकलेगा, -P1 + P2 के बराबर निकलेगा। दो सदिश राशियों का योग हो रहा है। कैसे होते हैं, समांतर चतुर्भुज के नियम से। क्या है समांतर चतुर्भुज का नियम, ये रहा √P1² + P2² + 2P1 P2 cos थीटा। थीटा कितना है 90 डिग्री, दोनों के बीच में वेग कितना है, कोण कितना है 90 डिग्री। cos 90 का मान 0, तो ये तो पूरा 0, तो बचा कितना, ये रहा, रख दो मान, P1 कितना था 20 और P2 कितना था 20, तो 20/2 है ना। यह है P3, ये M3 V3, यहाँ से V3 निकालेंगे तो M3 का क्या लगा दो, भाग लगा दो, M3 का मान 6, ये आ गया आंसर। ठीक है। तो इसका अगर थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं अपन, P3 का मान, अगर ये तो परिणामी में आया, कितना में आया, मैग्नीट्यूड में आया, अगर दिशा के साथ पूछे तो क्या आएगा, -P1 + P2, तो -P1 -20 आई, -20 6, ये रहा। ठीक है। और डायरेक्शन कौन सी आएगी, माइनस का ये रहा, माइनस का ये रहा, इन दोनों का परिणाम इस दिशा में। ठीक है। तो एक छोटा सा अपन नोट भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, नोट। क्या बोल रहा है नोट अपने को, ये बोल रहा है नोट कि अगर P नेट निकालना हो लंबवत दिशा में, ये 1 2 इधर, तो ये परिणाम क्या आएगा, ये रहा मैग्नीट्यूड वाला है ना, मैग्नीट्यूड परिणाम, दिशा नहीं निकाले, सीधा मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर में P1² + P2², है ना। दो सदिश एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर कार्य, तो उनका परिणाम ही ये होता है। 12 किलोग्राम द्रव्यमान के परमाणु बम 3 टुकड़ों में विस्फोटित होता है। ऐसे 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम दो पिंच अनुसार, ये 3 किलोग्राम ये 4 किलोग्राम के दो पिंच अनुसार एक दूसरे के लंबवत 20 मीटर पर सेकंड की दर से गति करें। कितना दिया 20 मीटर पर सेकंड,
एक समान चार्ज के दो तीसरे टुकड़े का संवेग और वेग ज्ञात करो। ये तीसरे का निकालना है अपने को, अभी पढ़ के आए है ना। पी आई बराबर पी एफ, तो जब इनिशियल 0 था तो फाइनल भी 0, इसलिए P1 प्लस P2 प्लस P3 0, इसलिए P3 बराबर माइनस P1 प्लस P2। क्या निकलेगा देखो, इसका संवेग निकालेंगे तो द्रव्यमान वेग का गुणन 60i, इसका निकालेंगे तो 80j, 60i प्लस 80j। अभी पढ़ के आए वैसे ही हो रहा है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट 60 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, 36 और 100, 6400, 10,000 निकालेंगे 100, कितना आया 100। और P3 M3 निकालेंगे तो P3 आएगा, भाग लगा दो M3 का 5 किलोग्राम का, तो ये 20 आ गया। M3 बराबर M माइनस M1 प्लस M2। अब कोण निकालना है, क्या निकालना है, ये कोण, ये अल्फा और बीटा देखो निकालते हैं कोण अभी। अब देखो ये 6 है, ये 8 है, ऐसे निकाल लो भाई। कितना दिया है, ऐसे ही निकाल लो इसको। ये कितना दिया 6, और ये वर्टिकल कितना दिया 8, ये 6 और ये 8, तो इनका कर्ण, ये कर्ण क्या निकलेगा देखो, 2 3 6, 2 चौक 8, तो ये कितना निकलेगा 5, कितना निकलेगा 5, 3 4 5, 3 4 5, ये 90 डिग्री, तो ये निकलेगा 37 डिग्री और निकलेगा 53 डिग्री। पहले पढ़ा ना, tan 37 बराबर 3/4, बहुत बार पढ़ लिया अपनों ने। लंब बटे आधार, लंब कितना है, ये 3 ये 4, तो ये 5, मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा 53 डिग्री है ना, क्योंकि ये कितना है देखो, सामने वाला कितना है 6, ये 6 है और ये कितना है 8 है, तो 2 3 6, 2 चौक 8, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये 37 है, ये कितना डिग्री है 37, तो ये बचेगा कितना 53 डिग्री, देख लो ये 3 ये 4 ये 37, तो ये 53, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, tan 53 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 8 और आधार कितना है 6, तो 2 चौक 8 और 2 3 6, और ये tan 53 का मान यही होता है ना, tan 53 ये तो होता है 4/3, बस ये हो गया। तो tan 53 बराबर 4/3, मतलब ये कोण कितने डिग्री का हो गया 53 डिग्री का हो गया। अब ये कोण 53 डिग्री इस वाली लाइन का इस वाली लाइन के साथ, तो इस वाली लाइन का इस वाली स्थान पे कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। अब देखो ये 90 डिग्री, ये 53 डिग्री, तो बीटा कितना हो जाएगा 90 प्लस 53, तो ये बीटा हो गया 143 डिग्री। समझ में आ रही है बात। एल्फ़ा कितना, ये पूरा एल्फ़ा, तो एल्फ़ा यहाँ से यहाँ तक तो 180 डिग्री हुआ ही नहीं हुआ 180 डिग्री। अब अगर ये 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा पूरा 53 और जोड़ दो तो 233 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लिए। एक तोप के टुकड़े से किसी परमाणु बम को क्षेत्रीय दिशा में थीटा कोण से U चाल से फेंका गया है। यह परमाणु बम पथ के उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तो 2 बराबर भागों में विस्फोटित होता है। एक टुकड़ा अपने पथ का अनुसरण करते हुए मूल बिंदु पर लौट आता है, तो ज्ञात करो दूसरे टुकड़े का वेग और दूसरा टुकड़ा लक्ष्य से कितनी दूरी पर गिरेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ये परमाणु गया उच्चतम बिंदु पर 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया, एक टुकड़ा इधर गया और एक टुकड़ा वापस अपने पथ पे आ गया, तो दूसरे टुकड़े का वेग अपने को निकालना है और कहाँ पर गिरेगा ये भी निकालना है। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो विस्फोट से पहले क्या हो रहा था, ये यहाँ पे पूछा था। अपने को पता है परमाणु बम का क्षेत्रीय संवेग कितना होगा U cos थीटा, संवेग कितना होगा mu cos थीटा। ये पूरी कितनी होती है r प्रक्षेप गति से, तो उच्चतम बिंदु पे कितना हो जाएगा r/2 इधर और r/2 इधर। अब फटने के बाद क्या हुआ, फटने के बाद क्या हुआ, द्रव्यमान आधा आधा हो गया, या m/2 इधर और m/2 उधर। तो ये तो क्या हुआ, अपने प्रारंभिक पथ का अनुसरण करेगा, तो उसी वेग से वापस लौट आएगा U cos थीटा से। संवेग कितना हो जाएगा m गुना v, तो m/2 U cos थीटा माइनस आई क्यों, क्योंकि उसी पथ का अनुसरण करते हुए लौट रहा है। अब संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे तो क्या आएगा, Pi बराबर Pf। इनिशियल संवेग कितना था mu cos थीटा i कैप, बाद में क्या हुआ m/2 cos थीटा माइनस आई कैप, और इधर कितना गया m/2 माना v डैश वेग से गया, किस वेग से गया v डैश वेग से गया। सोल्व कर लो, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 + 1/2 3/2, m/2 से m/2 कैंसिल, क्या बचा v डैश इक्वल टू 3u cos थीटा आई कैप। मतलब क्या हुआ, वो आगे ले जाएगा 3u cos थीटा से, मतलब जितना प्रारंभिक वेग u cos थीटा से 3 गुना वेग होगी, कितने गुना हो गया 3 गुना वेग से वो आगे बढ़ेगा विस्फोट होने के बाद में। अब देखो अपने को पता है क्या पता है
कि एक्स बराबर यू गुना टी होता है। एक्स बराबर यू अंडर टू एच अपॉन जी, टी का मान टी का मान अपने को पता है। अब एच नियत है, जी नियत है, टू नियत है, मतलब क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी एक्स का मान प्रारंभिक वेग के समानुपाती होता है। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि वेग कितने गुना हो गया, 3 गुना, इसलिए दूरी भी कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। देखो पहले अगर नहीं फटता तो यहाँ से कितनी दूरी पर जाके गिरता, r/2 दूरी पर जाके गिरता, लेकिन अब 3 गुना वेग हो गया तो कितनी दूरी पर आजू के गिरेगा, 3r/2 दूरी पर जाके गिरेगा। कहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ से 3/2r दूरी पर जाके गिर जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो टोटल कितना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, ये r/2, ये 3r/2, तो माइनस कर दो 3/2, 1.5 में से आधा तो कितना बचेगा, 1। और लक्ष्य से कितनी दूरी पर, यही लक्ष्य से, और मूल बिंदु से 3/2 r ये और r/2 ये, 1.5 प्लस आधा 2r। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन अपन बाद में देखेंगे। धन्यवाद।